Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 8 of NORCET PYQ practice. Hope so you are doing very well for your NORCET preparation क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचे हैं. जितना हो सके आप रिवीजन अच्छे से करो और MCQ प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो. MCQ प्रैक्टिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जितना हो सके डेली का 500 600 जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप MCQ सॉल्व करो और अच्छे से रिवीजन करो. दिस टू थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ योर एनी एग्ज़ाम. क्योंकि एंड प्लस ऑल्सो आप जो भी MCQ प्रैक्टिस करते हो ना, जो भी आपका गलती रहता है उस पर भी फोकस करना है. ये तीन चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट टाइम ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, सो स्टार्ट विद द टॉपिक. एक प्यारा सा कोट पढ़ते हैं. टू मोटिवेट यू डैट इज़ ना जिक्र कर ना फिक्र कर, ना जिक्र कर ना फिक्र कर, अपने जज्बातों का बस तू कदर कर, जो तेरा है तुझे मिल ही जाएगा, अपनी बारी का बस तू सब्र कर और मेहनत कर और मेहनत कर और मेहनत कर. बस मेहनत तो करते ही रहना है. सो स्टार्ट विद द टॉपिक. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स 2000 ml of 5% dextrose. आई होप यू आर एबल टू सी. 2000 ml जो है 5% डेक्सट्रोज एंड हाफ नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन है वो इन्फ्यूज़ करना है ओवर 24 आवर्स में. ओके, द ड्रॉप फैक्टर इज़ 15. सब कुछ दे रखा है. द नर्सिंग ऑफिसर सेट्स द फ्लो रेट एट हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट. वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप आपको आता होगा. ड्रॉप मैंने कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जो हमारा ड्रग कैलकुलेशन है, ड्रग कैलकुलेशन में 3 टाइप्स का फॉर्मूला है एंड तीनों ही इज़ इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स क्या करते हैं वो तीनों का कॉम्बिनेशन करके दे देते हैं. कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं, कभी बहुत इस तरीके का सिंपल देते हैं. ये तो बहुत सिंपल है. ड्रॉप क्या पूछा है? फ्लो रेट पूछा है एंड सबको पता है फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होता है. फ्लो रेट का हमारा फॉर्मूला होता है, फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है हमारा डैट इज़ टोटल वॉल्यूम जो हमें इन्फ्यूज़ करना है. ओके, अपॉन में टाइम. टाइम किस में होना चाहिए? ऑफकोर्स मिनट में होना चाहिए. इनटू में ड्रॉप फैक्टर. एंड वेरी लकली उन्होंने सब कुछ दे रखा है. टोटल वॉल्यूम कितना है? 2000 ml है. ठीक है. टाइम कितना बोला है? 24 आवर्स बोला है. सो हमें कितना, हमें किस में चाहिए? हमें इन मिनट में चाहिए. तो कुछ नहीं करना, हमें 60 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है. इनटू में ड्रॉप फैक्टर कितना उन्होंने बोला है? 15 बोला है. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एंड इट इज़ वेरी सिंपल. आप लाइक विद इन 30 to 40 सेकेंड में इसको आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पल्स असेसमेंट वुड बी बेस्ट फॉर द न्यू बॉर्न. न्यू बॉर्न है. न्यू बॉर्न में उन्होंने बोला कि कौन सा पल्स साइट सबसे बेस्ट होगा. तो मैंने जब आपको TPR पढ़ाया था, जब मैंने आपको वाइटल साइंस पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था. तो चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, कौन बता पाता है. असेसिंग द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप और असेसिंग द ब्रेकियल पल्स फॉर फुल 1 मिनट और असेसिंग द रेडियल पल्स फॉर 15 सेकेंड देन मल्टीप्लाई बाई 4. ओके, एंड असेसिंग द रेडियल पल्स फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप. तो देखो क्या बोला है इन्होंने? न्यू बॉर्न बोला है, एडल्ट नहीं बोला है. सो मैंने आपको क्या बोला था कि जब न्यू बॉर्न में ना हम पल्स कहाँ पे असेस करते हैं, जो पल्स का जो साइट होता है डेट इज़ एपिकल पल्स. एपिकल पल्स हम करते हैं बाय स्टेथोस्कोप फॉर फुल 1 मिनट. ठीक है ना. हम उसमें रेडियल या फिर हम उसमें ब्रेकियल नहीं करते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल पल्स है ना वो अच्छे से असेस नहीं होते हैं न्यू बॉर्न में, क्योंकि जो वॉल्स होती है वो थोड़ी वीक होती है, तो आपको अच्छे से असेस नहीं हो पाएगा. तो हम बच्चों में हम जो सेंट्रल पल्स होता है डेट इज़ द एपिकल पल्स हम मेजर करते हैं फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप. सो आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर. हम एपिकल पल्स देखेंगे फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप इन न्यू बॉर्न. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर गुड अटैचमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट. तो देखो ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ही सारा MCQ टाइप बनता है. आपने आई थिंक पढ़ रखा होगा. ब्रेस्ट फीडिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है गुड अटैचमेंट. गुड अटैचमेंट कभी कभी क्या करता है नॉर्सरी में, समटाइम्स दे आस्क विथ इमेज दे देते हैं एंड दे आस्क कि कौन सा गुड अटैचमेंट है, कौन सा बैड अटैचमेंट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. कुछ इस तरीके का पूछ लेते हैं. कभी वो इस तरीके का MCQ भी दे देते हैं. ठीक है ना. सो गुड अटैचमेंट का आपको थोड़ा सा आपको इमेज पता होना चाहिए. दिस इज गुड अटैचमेंट. गुड अटैचमेंट में क्या होता है? गुड अटैचमेंट का मतलब क्या है कि जो बेबी का जो चिन है ना, बेबी का चिन टचेस मदर्स ब्रेस्ट. अप्रॉक्स टच होना चाहिए है ना, या प्रॉपर अच्छे से टच होना चाहिए. बट बेबीज चिन टचेस द मदर्स ब्रेस्ट. फर्स्ट 4 गुड अटैचमेंट का साइन है. सेकेंड इज बेबीज माउथ वाइड ओपन. अच्छे से प्रॉपर ओपन होना चाहिए. इस तरीके का थोड़ा कम ओपन नहीं होना चाहिए.
यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिस इज़ अ पुअर अटैचमेंट। ये प्रॉपर अच्छे से बेबी का चिन जो है वो मदर से अटैच नहीं है, फर्स्ट थिंग। एंड बेबी का जो माउथ है वो वाइडली ओपन नहीं है, बहुत कम सा ओपन है, आपको दिख रहा होगा इसमें पूरा वाइड ओपन है। एंड लोअर लिप इज टर्न आउटवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, लोग ना इनवर्ड आउटवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बेबी का जो बेबी का जो लिप है ना, लोअर लिप, वो आउटवर्ड होना चाहिए, काइंड ऑफ दिस, इनवर्ड नहीं होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। तभी, क्योंकि आउटवर्ड होगा तभी तो अच्छे से वाइडली माउथ जो है वो ओपन होगा, दैट्स वाई आउटवर्ड होना चाहिए ना। मेजोरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड द बेबीज माउथ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मोस्ट ऑफ द एरियोला जो है बेबी के माउथ के अंदर है। इसमें क्या है, ओनली सम पार्ट इज इनसाइड, सो दिस इज द पुअर अटैचमेंट एंड दिस इज द गुड अटैचमेंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने क्या बोला था, द इन्फेंट्स चीन इज टचिंग द ब्रेस्ट और इज वेरी क्लोज, सही, ये तो होना चाहिए। द इन्फेंट्स माउथ इज वाइड ओपन, यस, ये भी होना चाहिए। द लोअर लिप इज टर्न इनवर्ड, बताओ इनवर्ड होना चाहिए या आउटवर्ड होना चाहिए, इट इज आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड होना चाहिए, सो ये गलत है। द मेजोरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड द बेबीज माउथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उन्होंने क्या बोला था, एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़ के सारे सही होने चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, डेट इज़ जो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होता है ना, 1 to 7 अगस्त जो होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इस बार का जो थीम था ना, डेट इज़, थीम इम्पॉर्टेंट है, समटाइम्स दे आस्क थीम फ्रॉम लाइक nurses day, sometimes they ask from the AIDS day, है ना, एंड मे बी दे आस्क फ्रॉम लाइक क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग का जो थीम है 2025 का, वो क्या था, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है एंड अगस्त में मनाया गया था, सो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज, तो मतलब क्लोज चीज़ें ही पूछते हैं। सो इस बार का जो थीम है ना 2025 का ब्रेस्ट फीडिंग का जो थीम है, डेट इज़ prioritize the breastfeeding, create sustainable support system, this is the theme of 2025। एंड आपको पता होना चाहिए 1 to 7 को है वो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑफ अगस्त में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इंटरवेंशन टू बी टेकन आफ्टर अ फायर इंसिडेंट इन द हॉस्पिटल। वेरी सिंपल, आपने एनक्लेक्स में ये अच्छे से पढ़ रखा होगा कि कभी भी फायर लगता है तो उन्होंने, फायर लगता है, आग लगती है तो हम क्या करते हैं, रेस करते हैं, भागते हैं। सो रेस इज द निमोनिक, रेस इज द निमोनिक फॉर इंटरवेंशन ड्यूरिंग एनी फायर इंसिडेंट इन एनी हॉस्पिटल, एनी लाइक प्लेस पे। तो रेस में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेस्क्यू करना है, वहाँ से जो पेशेंट है, जो लोग हैं, उसको रेस्क्यू करवाना है, भगाना है। सबसे पहले रेस्क्यू करना है, ये नहीं कि पहले आप आग बुझाने लगे, नो, सबसे पहले आपको रेस्क्यू करवाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक क्या करना है, यू हैव टू एक्टिवेट द अलार्म, लोगों को भगा देना है, फिर अलार्म बजाना है, ठीक है। अलार्म बजाने के बाद आपको कन्फाइन करना है, जो आग जो लगी है ना उसको कन्फाइन करना है, लाइक डोर क्लोज कर दिया आपने, विंडो क्लोज कर दिया, जो ऑक्सीजन की वो है उसको शट ऑफ कर दिया। सो आपको आग को कन्फाइन करना है एंड देन आपको आग को बुझाना, डेट इज़ द एक्सटिंग्विश, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे आग को, या फिर जो भी है व्हाटएवर, देन आपको फायर को बुझाना है। सबसे पहले आपको रेस्क्यू करवाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड एक्सटिंग्विश द फायर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है, आई होप आप सबने देखा होगा क्योंकि वो हर जगह होता है, एनी मॉल, एनी शॉप, बसेज में, मेट्रो में, एवरीवेयर दिस इज एक्सटिंग्विशर फायर। मैंने इमेज नहीं डाला इसलिए, उसको भी पूछ लेते हैं कि उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। सो उसका जो निमोनिक है, डेट इज पास। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको पुल करना है, यू हैव टू पुल द पिन, जो पिन होता है ना उसको पुल करते हैं एंड जहाँ पे फायर लगी उस जगह पे एम करते हैं, एंड देन जो लीवर होता है उसको स्क्वीज करते हैं एंड ऐसे साइड टू साइड स्वीप करके आग को बुझाते हैं। सो ये पास और रेस निमोनिक याद कर लोगे तो फायर से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी वाला MCQ आता है आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। देन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने बोला था प्राइमरी इंटरवेंशन क्या करोगे। सो रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम वॉर्ड or use the fire extinguisher, shut off the oxygen supply, close the windows and doors to reduce the ventilation। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, rescue the patient from ward, this is your first step। then A है अलार्म को एक्टिवेट करेंगे, जो कि इसमें नहीं दे रखा है। then कन्फाइन करेंगे, मतलब कि ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, shut off the oxygen, close the windows, ये सारा हमारा थर्ड स्टेप है। एंड फोर्थ हम क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी इंटरवेंशन बोला था, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड इज योर प्राइमरी इंटरवेंशन। अगर आग लगी है तो सबसे पहले हमें लोगों की जान बचानी है, लोगों को वहाँ से भगाना है, ठीक है। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन कैन बी यूज टू क्लीन द कोविड-19 पेशेंट लिनेन। देखो, इफ़ दे आस्क कोविड-19 पेशेंट लिनेन, या फिर हमारा एड्स वाला है ना, एड्स जो होते हैं उसका पेशेंट का लिनेन का बोला, जब भी किसी भी ऐसा कुछ बोले तो उसमें हम हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। डेट इज़ हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, दैट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। विद इन 10 मिनट्स में आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि कल का बना हुआ है आज आप यूज़ करें, नो, अभी के अभी बनाना है। इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको पोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। सेवलोन अल्कोहल बिटाडिन इज वेरी लाइक वीक है, उस लाइक हमें कोविड-19 पेशेंट लिनेन में हमेशा हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंजरी रिजल्ट्स इन विंगिंग ऑफ द स्कैपुला आफ्टर मेस्टेक्टोमी। तो ये हमारा एनाटोमी से क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा वाला एमसीक्यू पूछा उन्होंने कि कौन सी इंजरी होगा। उन्होंने ये स्पेसिफाई इसमें नहीं है क्योंकि ये तो इमेज लाइक मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है ना, तो प्रॉपर एमसीक्यू प्रॉपर लाइक वर्ड नहीं दिया है कि लाइक मसल इंजरी पूछा है या नर्व इंजरी पूछा है, नहीं पता, बट हम दोनों इंजरी पढ़ लेंगे ना कि व्हाट इंजरी रिजल्ट्स इन विंगिंग ऑफ द स्कैपुला आफ्टर मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी सर्जरी हुई है, उसके बाद कौन से नर्व या कौन से मसल्स इंजरी की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला मतलब कि जो बर्ड्स में विंगिंग होता है ना, वैसा स्कैपुला हो जाएगा, लाइक दिस इज द विंगिंग स्कैपुला। ये आपको देखो नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल स्कैपुला, एंड ये क्या हो गया, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया। तो देखो यहाँ पर ना, दिस इज C5 C6 एंड C7। C5 C6 से C7 जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है ना, वहाँ से एक नर्व निकलती है, डेट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। आपको दिख रहा है कितनी लॉन्ग है एंड थोरेसिक एरिया से निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है ना। एंड ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो मसल्स आपको दिख रहा है उसको सप्लाई करते हैं। एंड ये मसल्स का नाम क्या है, इस मसल्स का नाम है हमारा एंटीरियर सिरेटस मसल या फिर सिरेटस एंटीरियर मसल। दिस मसल इज कॉल्ड सिरेटस एंटीरियर मसल। आई होप आपको दिख रहा होगा, सिरेटस एंटीरियर मसल्स है, यहाँ से ये नर्व्स निकली है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि इस मसल्स को सप्लाई करती है। और जो हमारा सिरेटस एंटीरियर मसल है ना, उसको बॉक्सर मसल भी कहते हैं। देखो आप याद देखो, ध्यान से देखो, जो बॉक्सिंग वगैरह करेंगे तो ये मसल कितना ज़्यादा यूज होगा ना, सो बॉक्सर मसल भी बोलते हैं और इसको ब्रिज मसल भी बोलते हैं। ब्रिज मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये चेस्ट वॉल है ना, जो रिब्स है, उसको ये स्कैपुला से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम बॉक्सर मसल भी बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, ब्रिज मसल भी बोलते हैं। किसको, सिरेटस एंटीरियर मसल्स को। एंड ये किसके थ्रू सप्लाई होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के थ्रू सप्लाई होता है, ठीक है। तो अब खुद ही सोचो, ये रहा एक्जिला, ये यहाँ पे हमारा मेस्टेक्टोमी हुई है, तो अगर एक्जिला में कोई सर्जरी हुई या फिर मेस्टेक्टोमी हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो ये जो यहाँ पे जो मसल्स है, यहाँ पे जो नर्व्स है, उसकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है या नहीं, आप खुद ही बताओ, है ना। तो अगर मेस्टेक्टोमी हुई है या फिर एक्जिला में कोई सर्जरी हुई है, तो यहाँ पे मसल्स, यहाँ पे नर्व इंजरी होने के चांसेस है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये मसल्स है वो क्या करता है, हमारा चेस्ट वॉल से स्कैपुला को कनेक्ट करता है। तो अगर इसमें इंजरी हुई तो ऑफकोर्स विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, है ना। सो उन्होंने बोला है कि what injury results in winging of the scapula after mastectomy, it's medial scapular muscle injury or thoracic nerve injury, triceps muscle injury और serratus anterior muscle injury। तो आंसर क्या होगा, serratus एंटीरियर मसल इंजरी, और अगर नर्व पूछा होता तो होता थोरेसिक नर्व इंजरी। तो दोनों आपको याद रखना कि थोरेसिक नर्व इंजरी एंड सिरेटस एंटीरियर मसल इंजरी, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो सकता है। क्यों हो सकता है, आपको मैंने प्रॉपर इमेज के थ्रू दिखाया है, सो यू कैन कनेक्ट विथ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड हु हैज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ओके, डायबिटीज मेलाइटिस का एक बच्चा है, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल में एडमिट है, अ नर्स गेव हिम ब्रोकोली vegetable to eat, but the children refused to eat and requesting to the nurse that add the corn in their diet। मतलब कि वो ब्रोकली से रिफ्यूज़ कर रहा है एंड ही इज सेइंग कि मुझे कॉर्न दे दो इन लाइक इन प्लेस ऑफ ब्रोकली, मुझे क्या दे दो, मुझे कॉर्न दे दो, मैं बोर हो गया हूँ ब्रोकली खा खा के। देन व्हाट शुड द नर्सेज रिस्पॉन्स, नर्स का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझना है, आपने अगर डायबिटिक डाइट के बारे में सुना होगा ना,
तो जो डायबिटिक डाइट होती है ना, जो कि डाइटिशियंस बनाते हैं, सो वो ना एक प्रॉपर उसमें वो कैलोरी बनाते हैं कि इतनी लाइक लेट्स सपोज 2000 किलो कैलोरी आपको मिलनी चाहिए। सो लाइक वो प्रॉपर पोर्शन लेते हैं कि इतना परसेंट आपको कार्बोहाइड्रेट से आएगा, इतना प्रोटीन से आएगा, इतना फैट से आएगा, इतना कैलोरी बनाते हैं, एंड उसी कैलोरी के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, इंसुलिन सेट होता है, ठीक है ना। सो उसको उतना ही कैलोरी लेना होता है, उससे ज़्यादा कैलोरी अगर लेगा तो क्या होगा, इंसुलिन तो कम ही जा रहा है, तो क्या होगा, पोस्ट मील जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर वो कैलोरी इंटेक ज़्यादा ले लिया इंसुलिन से। जो उसका इंसुलिन का जो डोज है उस कैलोरी के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड है, उससे अगर उसने ज़्यादा कैलोरी ले लिया तो ऑफकोर्स क्या होगा, पोस्ट में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायबिटिक डाइट में ना एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहे हो ना, लेट सपोज आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में लेट सपोज आप ब्रोकली ले रहे हो, ब्रोकली से आपको 5 ग्राम मिलता है, 5 to 7 ग्राम आपको अप्रॉक्स आपको क्या मिल रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, एंड आप चाह रहे हो कि आज मैं ब्रोकली ना खाऊं, आज मैं पोटैटो खा लूँ। सो आप खुद ही सोचो, पोटैटो या फिर कॉर्न्स खा लो या पीस खा लो, कॉर्न, पीस एंड पोटैटो सब में लाइक जो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है ना वो अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम्स है, ब्रोकली से 3 to 4 टाइम्स है कॉर्न में। तो अगर आप 5 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट सेट है इससे, एंड आप कॉर्न बोलोगे तो कॉर्न में 15 to 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, तो इट इज़ लाइक टू मच हाई हो जाएगा। तो आपका इंसुलिन तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसीलिए इन डायबिटिक डाइट में आप सेम ग्रुप ऑफ फूड जो है ना उसी से आप रिप्लेस कर सकते हो। सेम वेजिटेबल को आप सेम वेजिटेबल से, सेम फ्रूट को आप सेम फ्रूट से आप रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एप्पल खा रहे हो, आज मेरा एप्पल खाने का मन नहीं है, मैं मैंगो खा लेता हूँ, मैंगो में कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट हो गया ना, ठीक है ना। तो आप एप्पल अगर नहीं खाना चाहते तो एप्पल का सेम जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वही आपको खाना है, ठीक है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट इन डायबिटिक डाइट, ठीक है। सो आप मतलब सेम फूड ग्रुप को सेम फूड ग्रुप से आप लाइक वो कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको ब्रोकली नहीं खाना तो आप कैबेज खा सकते हो, आप कॉलीफ्लावर खा सकते हो, आप कैरोट खा सकते हो, आप क्यूकम्बर खा सकते हो, आप स्पिनच खा सकते हो। इन सब में क्या है, सेम कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर आप कॉर्न ले लिया, पीज ले लिया, पोटैटोज ले लिया, इसमें जो शुगर का कंटेंट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है ना, वो दैट इज टू मच, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम वी एज ए नर्स हम बच्चे को कैसे समझाएंगे, वेजिटेबल्स कैन एक्सचेंज विथ वेजिटेबल्स ओनली। हाँ, बच्चों को हम यही बोलेंगे कि वेजिटेबल को हम ओनली वेजिटेबल्स से एक्सचेंज कर सकते हैं। अपने अदर आंसर क्यों नहीं बोलोगे, नो एक्सचेंज ऑफ वेजिटेबल परमिटेड। यहाँ पे आपको इतना जिद्दी नहीं होना है, स्टबर्न नहीं होना है। देखो, अगर आप किसी चीज़ से अधेयर होना चाहते हो, इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक डेली लाइफ में भी ये फॉलो करता है कि अगर आप किसी चीज़ से अधेयर होना होता है ना हमें, तो हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना होता है। अगर आप बहुत रूड हो गए ना तो आप कभी भी उस चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल है, किसी के अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, रूड होते हैं, उसके बच्चे उतने बिगड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होना होता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप स्टबर्न हो गए, जो नर्स है वो स्टबर्न हो जाएगी, एकदम ऐसे रूड हो जाएगी, नो यू हैव टू नो एक्सचेंज ऑफ वेजिटेबल परमिटेड, तो वो बच्चा है वो अधेयर नहीं हो पाएगा, वो डायबिटिक डाइट को फॉलो नहीं कर पाएगा। सो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इम्पोज द फोर्स टू ईटिंग ब्रोकली, तो ये तो हमारा नॉन थेराप्यूटिक रिलेशन, लाइक जो हमने थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक हमने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन। सो दिस इज द नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, जो कि हमें ऐसे फोर्स किसी चीज़ के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारे थेराप्यूटिक में नहीं आता है। सो दिस इज नॉट डन। एंड डी क्या उन्होंने बोला है, एश्योर द चाइल्ड दैट टुमारो विल ऐड अ न्यू थिंग। सो इट इज टुमारो, हमें अभी का फॉलो करना है ना, अभी का फॉलो करना है। लेट सपोज अगर आपने टुमारो किया तो टुमारो अगर आप उसको कॉर्न दोगे तो ऑफकोर्स आप उसकी चपाती या राइस उसको कम करना पड़ेगा, सो दैट उसका टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है ना वो कम हो, है ना, दैट इज फॉर टुमारो। बट अभी का सॉल्यूशन तो रिजॉल्व नहीं हुआ ना, हमें तो अभी बच्चों को खिलाना है, तो अभी का सॉल्यूशन रिजॉल्व नहीं हुआ। सो डी भी गलत है। हम बच्चों को क्या बोलेंगे कि वेजिटेबल कैन एक्सचेंज विद वेजिटेबल्स ओनली। तो अगर आपको ब्रोकली नहीं खाना तो मैं उसकी जगह आपको कैबेज दे देती हूँ, उसकी जगह मैं आपको कॉलीफ्लावर दे सकती हूँ, उसकी जगह मैं आपको कैरोट दे सकती हूँ, उसकी जगह मैं आपको क्यूकम्बर दे सकती हूँ, स्पिनच दे सकती हूँ, बट मैं आपको कॉर्न्स नहीं दे सकती हूँ। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, वेजिटेबल्स कैन एक्सचेंज विद वेजिटेबल्स ओनली। सो आपको इन डायबिटिक डाइट आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो सेम होना चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो सेम ग्रुप ऑफ फूड को हम सेम ग्रुप ऑफ फूड से हम एक्सचेंज करना होता है, दैट इज द रूल। ओके, next question, an 8-year-old child brought into the emergency department, okay, with seizure. Seizure is very important.
What would be the priority nursing intervention during seizure? very important, very nice, very like अच्छा सा MCQ है. उन्होंने बोला है कि बच्चे को सीजर हो रहा है, ड्यूरिंग सीजर बोला ना, बच्चे को सीजर हो रहा है, बच्चा नहीं है, हाँ बच्चा 8 years old है, तो बच्चे को सीजर हो रहा है. सो व्हाट्स योर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? एयरवे पेटेंसी, restrain the child, place the blanket under the head, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी. सो देखो, जब भी सीजर होता है तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है दैट इज़ हमारा ABC सेफ्टी होता है. सबसे पहले हम एयरवे मैनेज करेंगे. क्यों? क्योंकि सीजर हो रहा है, सीजर हो रहा है, टंग प्रोलैप्स हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सोचो क्या हो जाएगा, सांस नहीं मिलेगी, हाइपोक्सिया होगा, या फिर जो भी मुंह में सिक्रीशन आएगा वो एस्पिरेट हो सकता है, तो एस्पिरेशन भी हो सकता है ना. सो एयरवे हमें मैनेज करना है, ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग मैनेज करना है, सर्कुलेशन मैनेज करना है, और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. सो एयरवे फर्स्ट देन सेफ्टी, एयरवे फर्स्ट देन सेफ्टी. क्योंकि एयरवे क्यों फर्स्ट? लेट्स सपोज अगर बच्चे को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बच्चे की तो जान चली गई ना. अगर तो यहाँ पे हमें एयरवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, सेफ्टी सेकंड आएगा. क्यों? लेट्स सपोज बच्चे को चोट लग गई, थोड़ा ब्रूजिंग हो गया, लेट्स सपोज फ्रैक्चर भी हो गया, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, आफ्टर सीजर वो हम मैनेज कर सकते हैं. बट अगर एयर वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, बच्चे की जान चली गई, तो जब जान ही चली जाएगी तो क्या ही मैनेज करोगे. तो जान बचाना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट देन सेफ्टी, है ना. सेफ्टी मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके का सेफ्टी, क्योंकि जब सीजर हो रहा है तो लेट्स सपोज उसको क्या चोट लग सकती है, ब्रूजिंग हो सकता है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है. बट एयरवे जो है, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो बच्चे की जान जा सकती है ना. सो एयरवे पेटेंसी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन. प्रायोरिटी क्या आएगी? एयरवे आएगी. उसके बाद रीस्टेन द चाइल्ड तो बिल्कुल ही नहीं करना है. कभी भी सीजर हो तो कभी भी रीस्टेन इज नेवर डू, क्योंकि रीस्टेन करने से और भी इंजरी हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंजरी, कुछ भी इंजरी हो सकती है. सो रीस्टेन तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, तो बी तो बिल्कुल गलत है. सी क्या बोला उन्होंने? प्लेस द ब्लैंकेट अंडर द हेड. यस, ये करेंगे, ये सेफ्टी के अंदर में आएगा. एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी, इट इज ऑल्सो नेसेसरी. बट द फर्स्ट उन्होंने बोला प्रायोरिटी पूछी है, तो प्रायोरिटी क्या होगी हमारी? एयर पेटेंसी होगी. उसके बाद अगर उन्होंने ऑर्डर वाइज बोलता है ना, तो हमारा डी होता और सी होता है ना, ADC हो जाता. बट रीस्टेन द चाइल्ड तो बिल्कुल ही गलत है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर क्या है, बट एयर पेटेंसी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the first priority nursing intervention for a patient with breathing difficulties during blood transfusion? Very nice. blood transfusion is something very, drug calculation हो गया, TPR हो गया, पोजीशन हो गया, blood transfusion, ये कुछ जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज ऑलवेज कम, हमेशा आता है. सो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. प्रायोरिटी से देखो इतना अच्छा MCQ आ रहा है ना. प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुआ, इट मीन्स उसको रिएक्शन हो गया है. अब रिएक्शन होगा तो आपको याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी अगर BTR होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली द ट्रांसफ्यूजन. जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है. एंड वो जो कैनुला है उसकी पेटेंसी भी मेंटेन करके रखनी है. तो आपको क्या रन करना है? यू हैव टू रन द नॉर्मल सलाइन. आपको स्टार्ट कर देना है. क्यों? क्योंकि अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो स्टॉप कर दिया और अगर वो कैनुला ब्लॉक हो गया एंड इन बिटवीन पेशेंट को अरेस्ट आ गया, कुछ भी एनीथिंग हैपन, तो आप मेडिसिन कैसे दोगे? तो पेशेंट तो ऐसे ही मर जाएगा ना. तो आपको वो पेटेंसी, जो कैनुला की जो पेटेंसी है ना, वो भी मेंटेन करनी होती है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली एंड रन द नॉर्मल सलाइन. नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करना है एंड देन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. सो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना इज थर्ड. फर्स्ट आपको स्टॉप करना है, देन आपको क्या करना है? यू हैव टू रन द नॉर्मल सलाइन, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर. अब हम पढ़ते क्या उन्होंने बोला है. कंटिन्यू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड गिव DOC कैल्शियम. बिल्कुल गलत. कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं करना है. कंटिन्यू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड गिव एड्रेनालिन. बिल्कुल गलत. एड्रेनालिन क्यों देंगे? उसको हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, यहीं से कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो एड्रेनालिन क्यों हम देने जाएंगे उसको, है ना. स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट एडमिनिस्टर हाइड्रोकोर्टिसोन. सो इन्होंने यहाँ तक तो सही बोला कि स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट उन्होंने बोला कि हाइड्रोकोट दे देना है. यस, हाइड्रोकोट एविल देते हैं, बट आफ्टर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर जब बोलता है उसके बाद देते हैं, उससे पहले नहीं देते हैं. सो ये भी गलत हो जाएगा. स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर. दिस इज द करेक्ट वन. अगर उन्होंने ऐसे बोला होता कि स्टॉप द इन्फ्यूजन, रन द नॉर्मल सलाइन एंड देन इन्फॉर्म द डॉक्टर, वो और करेक्ट होता. ठीक है. सो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 29 years old woman believed a baby अच्छा delivered a baby through vaginal. Okay, in first postpartum day fundus of the uterus located laterally to the umbilicus. Very important. जो fundus है वो कैसे है? Laterally है to the umbilicus. This may
बी ड्यू टू, दिस में भी ड्यू टू यूरिनरी रिटेंशन की वजह से होता है या फिर ब्लैडर डिस्टेंशन की वजह से होता है। देखो जो है ना, उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट पोस्टपार्टम, तो फर्स्ट पोस्टपार्टम में बेसिकली जो यूट्रस है ना वो हमारा अम्बिलिकस के लेवल पे होता है और मिड लाइन में होता है, कोई भी राइट साइड या लेफ्ट साइड डेविएटेड नहीं होता है, मिड लाइन में होता है एंड अम्बिलिकस के लेवल पे होता है, ठीक है ना। बट अगर क्या होता है ना, क्योंकि आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड में लाइक यूरिनरी रिटेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन ये होता है, कॉमन होता है ये। सो बिकॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन क्या होगा ना, जो हमारा यूट्रस है ना वो स्लाइटली अपवर्ड हो जाएगा और लेटरली हो जाएगा, इसलिए जो आपको जो फंडस है ना वो आपको कैसे दिखेगा, लेटरली लगेगा टू द अम्बिलिकस, है ना। सो ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, यूरिनरी रिटेंशन या फिर डिस्टेंडेड ब्लैडर की वजह से होता है ना। उन्होंने क्या बोला है, दिस मे बी ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस। सो एंडोमेट्राइटिस में यही नहीं होगा, लाइक जो ब्लैडर, वो जो हमारा जो यूट्रस है वो एक साइड रोटेटेड नहीं होगा, उसके साथ लाइक फीवर भी हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, क्योंकि एंडोमेट्राइटिस है ना, तो फीवर, टेंडरनेस और क्या बोलते हैं जो लोकिया होगा उसमें फॉल स्मेलिंग वगैरह हो सकता है। सो ये गलत हो गया। बी क्या उन्होंने बोला, फाइब्रॉइड ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। सो फाइब्रॉइड ट्यूमर में एकदम से नहीं होगा, उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पे ऐसे हो रहा है। सो इट इज़ लाइक धीरे धीरे होगा एंड जो लाइक कंटूर है वो लाइक सेम नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ फाइब्रॉइड है तो लाइक नॉर्मल नहीं रहेगा, एकदम लेटरली लोकेटेड नहीं लगेगा, लाइक थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगेगा, ठीक है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू बोवल डिस्टेंशन। सो बोवल डिस्टेंशन से भी लाइक ऐसे एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा एंड एकदम से लाइक फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पे नहीं होगा। यूरिनरी रिटेंशन और अ डिस्टेंडेड ब्लैडर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अ मदर frantically calls the emergency room, okay, and asking what to do about her 3-year-old girl child who has found eating pills out of a bottle in the medicine cabinet. Then and the emergency room nurse tells the mother to, देखो ये तो बेसिकली हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि आप ईआर में कॉल करोगे और आपको सोल्यूशन मिलेगा, थोड़ा बहुत ये आउट फॉरेन में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो मदर है उन्होंने ईआर में कॉल किया एंड सी इज टेलिंग कि उसका जो 3 years ओल्ड जो गर्ल जो बच्चा है उन्होंने कुछ पिल्स खाया है बॉटल से निकाल के, ठीक है। द इमरजेंसी रूम नर्स टेल द मदर, जो ईआर में जो नर्स ने कॉल रिसीव किया वो क्या बोलेगी मदर को, गिव द चाइल्ड 15 ml ऑफ सिरप ऑफ एपी पैक इमीडिएटली। ईपी पैक क्या होता है ना, ये जो वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। एपी पैक क्या है, लेट सपोज कुछ पॉइजनिंग वगैरह होती है ना तो वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, डेट इज ईपी पैक, एमसेट का ऑपोजिट, ऐसे याद करना, ठीक है ना। सो ये इन्होंने बोला 15 ml ऑफ सिरप दे दो बच्चे को इमीडिएटली। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइजन, अगर कोई भी पॉइजन लेता है सो अकॉर्डिंग टू जो हमारा पॉइजन का जो गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हमें कभी भी वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करना होता है, नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग कभी भी इंड्यूस नहीं करना होता है ना। सो उन्होंने क्या बोला कि 15 ml ऑफ सिरप दे दो घर पे सो डेट वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाए, तो ये तो हमें करना ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। गिव द चाइल्ड 10 ml ऑफ सिरप ऑफ एपीपैक विद सिप ऑफ वाटर। सो ये भी गलत है, हमें तो एपीपैक देना ही नहीं है, हमें तो वॉमिटिंग इंड्यूस करना ही नहीं है। सो ए भी गलत है, बी भी गलत है। गिव द चाइल्ड 1 cup ऑफ वाटर टू इंड्यूस वॉमिटिंग। तो अगेन इन्होंने क्या बोला, वॉमिटिंग इंड्यूस करना है, सो ये भी नहीं करना। वॉमिटिंग इंड्यूस करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, ब्रिंग द चाइल्ड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमीडिएटली एंड दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि उस बच्चे ने पिल्स खाया है, नो आइडिया, उसको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, अरेस्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन। तो आप फटाफट बच्चे को लेके ईआर में आओ, यहाँ पे मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे जो भी देखा जाएगा, जो भी लाइक अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम मैनेज करेंगे। घर पे ऐसा कुछ मैनेज नहीं करना है, घर पे कुछ भी वॉमिटिंग वगैरह इंड्यूस नहीं करना है। एंड हमें जो नर्स है वो बच्चे को, उसकी मदर को बोलेगी कि आप फटाफट ईआर लेके आ जाओ एंड उसी टाइम में जो नर्स है वो प्रॉपर प्रिपरेशन करेगी, लाइक एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन के लिए सब कुछ जो मैनेजमेंट होता है, लाइक इमरजेंसी ट्रॉली एंड इंट्यूबेशन एवरीथिंग वो रेडी करके रखेगी, क्योंकि वो आते ही बच्चा अगर अरेस्ट वगैरह में जा सकता है तो फटाफट इंट्यूबेशन वगैरह करने की नीड पड़ सकती है। सो ये प्रॉपर अरेंज भी करेगी एंड उसको बोलेगी कि फटाफट आप ईआर में आ जाओ, ठीक है ना। सो दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल लगा मुझे। अ 6 month ओल्ड इन्फेंट हैज़ डेवलपमेंटल डिले, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले है 6 month ओल्ड इन्फेंट को। हिज वेट फॉल बिलो द 5th percentile व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्रोथ चार्ट, मतलब कि वेट भी कम है। अ डायग्नोसिस ऑफ फेलियर टू थ्राइव इज मेड, what behaviors might indicate the possibility of maternal deprivation। देखो वेट भी कम है, फेलियर टू थ्राइव है, तो ऑफकोर्स वो प्रॉपर खाना वाना नहीं लेता होगा बच्चा, है ना। सो उन्होंने बोला है कि मैटरनल डिप्राइवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटरनल डिप्राइवेशन की बहुत सारे साइंस होते हैं, लाइक वो अच्छे से फीडिंग नहीं लेगा, रिफ्यूजल टू फीड,
आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है बच्चा, आप उसको टच करोगे तो लाइक वो अच्छा फील नहीं करेगा, है ना, जो लाइक अच्छा वाला टच है ना, उसको आप सोचोगे कि आप अपने पास ले लो, गोद में ले लो, तो वो रिफ्यूज़ करता है ये सब चीज़ों का, है ना। सो ये होता है हमारा मैटरनल डिप्रीवेशन में। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, फेलियर टू थ्राइव हो रहा है, एंड जो उसका वेट है ना 5th परसेंटाइल व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्रोथ चार्ट बिलो द 5th परसेंटाइल। तो क्यों हो सकता है, रिस्पॉन्सिव टू टच, वॉन्ट्स टू बी हेल्ड, सो दिस इज द नॉर्मल थिंग। ये नॉर्मल बच्चे में ये चीज़ पॉजिटिव है, ये दिस इज द पॉजिटिव साइन, ये नॉर्मल साइन है। सो ये तो नहीं होगा। अनकम्फर्टेड बाई टच, रिफ्यूजेज टू फीड, रिफ्यूजेज द बॉटल, सो इट इज द मैटरनल डिप्रिवेशन साइन है। आगे क्या है, मेंटेन्स आई टू आई कॉन्टैक्ट, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन है, अच्छे मतलब नॉर्मल साइन है। फिंकी ईटर, इजिली पेसिफाइड एंड कडली, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, अनकम्फर्टेड बाई टच, रिफ्यूजेज द बॉटल, मतलब अच्छे से खा नहीं रहा है, अनकम्फर्टेड बाई टच, सो दिस इज द साइन ऑफ मैटरनल डिप्रीवेशन। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो आपको पता होना चाहिए लाइक रिफ्यूजल टू ईट, डिस्प्लेजर विद टच एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, इरिस्पॉन्सिवनेस, ये सारा जो है ना वो मैटरनल डिप्रीवेशन का साइन होता है। अ पेशेंट केम इन द साइकियाट्री ओपीडी विथ हिज रिलेटिव्स एंड कंप्लेनिंग नी पेन एंड सेज दैट माई पेन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एलियंस आर इंटरफेयरिंग विथ हिज थॉट्स एंड कंट्रोल हिम। वेरी इंपॉर्टेंट, एलियन जो है इंटरफेयर कर रहे हैं उसके थॉट्स के साथ एंड उसको कंट्रोल करके रख रहा है, विच वुड बी द पॉसिबल डायग्नोसिस। सो साइकियाट्री में ना 1 MCQ इज कन्फर्म फ्रॉम हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन से। लाइक एवरी टाइम दे आस्क फ्रॉम द टाइप ऑफ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से, इट इज लाइक कन्फर्म कि एक MCQ आना ही आना है। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल डायग्नोसिस है, इट्स somatic delusion or delusion of control, delusion of grandiosity, delusion of persecution। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी है, बहुत ईजी है। उन्होंने क्या बोला है कि उसके थॉट को कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि इट इज़ द फॉल्स बिलीफ कि उसके थॉट को, उसके इम्पल्स को, उसके एक्शन को, उसके इमोशन को कोई कंट्रोल कर रहा है। सो इट कम्स अंडर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। सोमैटिक डिल्यूजन में क्या होगा, सोमैटिक बॉडी में कुछ उसको लगेगा, उसको ऐसे फॉल्स बिलीफ लगेगा कि उसकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है। सो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, आपको पता है कि उसको लगेगा कि मैं बहुत ही बड़ा इंसान हूँ, मेरा गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब अपने आप को बहुत ग्रैंड समझेगा, ऐसे याद रखना है आपको, है ना। सो सी गलत हो गया। एंड डिल्यूजन ऑफ परसुएशन में क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ परसुएशन या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होगा कि उसको फॉल्स बिलीफ होगा कि कोई इसको मारना चाहता है, समबडी वांट टू किल हिम, तो उसको कोई खाने में पॉइजन दे रहा है, ऐसा उसको लगेगा। सो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्यों, उसने क्या बोला है कि माई पेन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एलियंस आर इंटरफेयरिंग विथ हिज थॉट्स एंड कंट्रोल हिम। सो आंसर क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ओके, what are the signs and symptoms of multiple sclerosis? So आप multiple sclerosis क्या होता है, multiple sclerosis it is a autoimmune है, chronic है, autoimmune है, एंड इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन। किसका डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डीमाइलिनेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा सेंसरी सिम्टम्स दिखता है। सेंसरी सिम्टम्स में क्या क्या दिखता है, लाइक पैरेस्थीसिया, बोलेगा ऐसे टिंगलिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है, ऐसे पेशेंट कंप्लेन करेगा। सो पैरेस्थीसिया, और एक साइन होता है जिसको बोलते हैं लर्मिटी साइन। लर्मिटीज साइन होता है जिसमें क्या होगा ना, उसको ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक शॉक लाइक उसको फील होगा, जब वो ऐसे नेक को फ्लेक्स करेगा ना तो उसको बैक में लगेगा कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसा उसको लगेगा, दैट इज द लर्मिटीज साइन। ये हमारा किस में होता है, ये हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। तो सेंसरी सिम्टम्स हो गया। उसके अलावा हमारा विजुअल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। विजुअल प्रॉब्लम में उसको लाइक ऑप्टिक न्यूराइटिस लगेगा, है ना, लाइक पेनफुल, एक आइज से उसकी जो विजन है वो चलती जाएगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, है ना। निस्टैग्मस देखने को मिलता है, ठीक है ना, डिप्लोपिया देखने को मिलता है ना, ये हो गया विजुअल सिम्टम्स में। उसके अलावा मोटर सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। मोटर सिम्टम्स में लाइक उसको वीकनेस हो जाएगा, स्पास्टिसिटी हो जाएगा, ट्रेमर्स होगा, है ना। सो ये हमारा मोटर सिम्टम्स में होता है। उसके अलावा ब्लैडर प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है ना, ब्लैडर एंड बॉवल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। सो बॉवल में बेसिकली कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, और ब्लैडर में लाइक न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, तो लाइक अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी, रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन, ये सब देखने को मिलता है। एंड कुछ साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, लाइक डिप्रेशन हो गया,
गया, मूड स्विंग्स हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला है कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्सेप्ट बोला है, तो पैरेस्थीसिया यस, सेंसरी सिम्टम्स में था पैरेस्थीसिया होता है, यूरिनरी रिटेंशन भी होता है, मैंने बोला था कि बाउल एंड ब्लैडर सिम्टम्स होता है तो यूरिनरी रिटेंशन भी होता है, विजन प्रॉब्लम भी होता है यस, है ना, मैंने बताया ना विजन प्रॉब्लम में आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस, निस्टैग्मस, डिप्लोपिया ये भी होता है। टेकीकार्डिया इज नॉट लाइक यूजुअली प्रेजेंट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब ऑटोनोमी को उतना अफेक्ट नहीं करता है, सो टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है। सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। पैरेस्थीसिया भी होगा, विजन प्रॉब्लम भी होगा, यूरिनरी रिटेंशन भी होगा, ये नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग आपको इसमें याद रखना है, क्या बोलते हैं हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दे कैन आस्क कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ट्राइड्स होता है जिसको हम 4 कोड ट्राइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 कोड्स ट्राइड बोलते हैं। इसमें ना ट्राइड का मतलब आपको पता है कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या क्या होता है इसमें हमारा निस्टैग्मस होता है, निस्टैग्मस होगा, इंटेंशन ट्रेमर होगा, ठीक है ना, इंटेंशन ट्रेमर होगा, और एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं स्कैनिंग स्पीच, है ना। अगर ये तीनों को क्या बोला जाता है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं चारकोड्स ट्रायड, जो कि कहाँ होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में प्रेजेंट होता है, निस्टैग्मस, इंटेंशन ट्रेमर एंड स्कैनिंग स्पीच। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। इसका लाइक हाई डोज ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसलिए, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत इंटेंसिव तरीके से आप रिविज़न करो, एमसीक्यू भी बहुत इंटेंसिव तरीके से करो, जो भी गलती हो रही है उस पर बहुत अच्छे एरर को मिनिमाइज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर को मिनिमाइज़ करोगे तो आपका नेगेटिव रिड्यूस होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट, एंड आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो ऑल द बेस्ट।